हेलो दोस्तों, यस पावर पैक पावर नोट्स सीरीज में आपका स्वागत है। और इस पावर पैक पावर नोट्स के थ्रू हम कर रहे हैं अपना नीट 2023 का प्रिपरेशन, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ पावर पैक पावर नोट्स हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को आज लर्न करने वाले हैं। कितने पेज का है यार? यस, बस 2 पेज में, राइट। 2 पेज में, 2.5 पेज में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जब आप बेहतरीन वे से प्रिपेयर करते हो तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। एंड रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जब आपके रिफ्लेक्स स्ट्रांग बन जाते हैं, इतने बार बार आप रिवाइज करते हो कि एमसीक्यू देखा उसका आंसर है, ये एमसीक्यू उसका आंसर है। इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है जब इस तरीके से हम पावर नोट्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। ये मेरा मानना है। जैसे कि हमारे टॉपर्स का आपने इंटरव्यू देखा होगा, वो कहते हैं कि सर मैंने कम से कम 35 बार पावर नोट्स को रिवाइज किया होगा। तो इस तरीके से बेटा इतने बार रिवीजन का टारगेट रखो आप। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो बात है, अब हम देख रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। उसमें जो अपना चैप्टर है आज का वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। प्लांट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है कि भाई प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सिंथेसिस करते हैं अपना खाना। ओके भाई साहब, अब यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में एनसीईआरटी ने यहाँ पे बात की है। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे एक मिनट बेटा, थोड़ा मुझे यहाँ पे सेटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है वो हो गया है। ओके चल, हाँ चल। तो कौन से एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसको याद किस तरीके से रखना है, ये सब चीजें अपन देखेंगे, राइट। वो सब चीजें हम देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट अ वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? एक मिनट यार, मेरा रिमोट खो गया है, उसे ढूंढना जरूरी है। ओके मिल गया। सो कौन सा एक्सपेरिमेंट ये है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या, हमने लीफ लिया, उसको कवर किया। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को लाइट नहीं मिल पाएगा। ये जो अनकवर्ड पार्ट है उसको लाइट मिलेगा। वो स्टार्च का, ग्लूकोज का सिंथेसिस करेगा, स्टार्च का सिंथेसिस करेगा। आपको दिखाई देगा कि इसने, इसके ऊपर जब आपने आयोडीन डाला तो यहाँ पे स्टार्च बना, क्योंकि ये पार्ट लाइट को एक्सपोज था तो ये ब्लू कलर का बन जाता है। और ये जो पार्ट था उसको लाइट नहीं मिला, उसने स्टार्च नहीं बनाया। इससे हमें ये पता चलता है फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जो लाइट को एक्सपोज होता है। ओके फाइन। अब बात करते हैं अनदर एक्सपेरिमेंट की, कॉल्ड एज वॉन मोहल लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को याद कैसे रखना है वो भी मैं बताऊंगा जैसे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तब। वॉन मोहल लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने लीफ डाल दिया, ऊपर से एक कवर लगा दिया। ओके, अब ये क्या करेगा, पार्ट प्लांट का जो पार्ट कवर है उसको क्या चाहिए भाई, फूड बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, KOH डाल दिया है। KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जो पार्ट कवर्ड है वो CO2 को, मतलब CO2 का यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर देता है कि वो KOH। तो ये जो पार्ट है प्लांट का, वो ग्लूकोज दैट इज स्टार्च नहीं बना पाएगा। तो यही बात हो रही है। वॉन मोल ने हमें बताया कि बस CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 अगर नहीं बना तो प्लांट जो है स्टार्च नहीं बना पाता है। जो पार्ट कवर्ड नहीं था उसने स्टार्च बना दिया, हमने उसके ऊपर आयोडीन डाला तो ब्लू कलर ले रहे, तो हमें पता चल गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट दिया है प्रिस्टली का। प्रिस्टली ने क्या किया, एक जार लिया, उसके अंदर कैंडल लगाई, उसके अंदर माउस लगाया। कैंडल आपने लगा दी, उसके अंदर का ऑक्सीजन यूज हो जाता है, माउस मर जाता है, कैंडल बुझ जाती है। फिर प्रिस्टली ने हमें क्या किया, हमें इसके बाद उसी जार के अंदर उन्होंने हाइड्रीला का एक प्लांट रख दिया। तो हाइड्रीला का प्लांट रख दिया तो हाइड्रीला प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। इस बार वो जो माउस था वो मरा ही नहीं। तो प्रिस्टली ने हमें बताया फोटोसिंथेसिस रिस्टोर्स द एयर क्वालिटी एंड डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, कि भाई फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन तो रिलीज होता है। अब बात करते हैं इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट की। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, इंजन हाउस ने क्या किया, उसी प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को आगे लेके गए। वहां पे उन्होंने बताया कि भाई दिन में तो ये माउस जिंदा रहता है, लेकिन रात में लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं करेगा, तो ये जो माउस है वो रात में मर जाता है। इसके थ्रू इंजन हाउस ने हमें बताया कि भाई लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इंजन हाउस ने हमें और भी बताया। उन्होंने क्या किया, ऐसे जार में यहाँ पे हाइड्रीला प्लांट ले लिया। ओके, और इसके पहले मैंने हाइड्रीला बोला ना, वो मिंट प्लांट था बेटा, ये मिंट प्लांट था, मैंने शायद इसको हाइड्रीला बोला अभी। ओके, तो इंजन हाउस ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रीला प्लांट लिया, एक्वेटिक प्लांट है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ओके, तो इंजन हाउस ने हमें बताया जो पार्ट एक्सपोज है लाइट को वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो नहीं है वो नहीं करता। तो इसके थ्रू हमने, इंजन हाउस ने हमें ये बताया कि हाइड्रीला प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ बबल। साथ में ये जो नाइट वाला एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू इंजन हाउस ने हमें बताया कि लाइट इंपॉर्टेंट है
भाई फोटोसिंथेसिस के लिए। सो ही आइडेंटिफाइड द बबल्स आर ऑफ ऑक्सीजन, लाइट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंगलमैन साहब है, इंगलमैन साहब ने क्या किया, यहाँ पे क्लैडोफोरा अलजी ली, उसके बाद लाइट आ रहा था, लाइट के बीच में प्रिज्म रख दिया, प्रिज्म रख दिया तो जो लाइट है ऐसे स्प्लिट हो गया ब्लू और रेड में। ओके, फिर यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट आ रहा है, यहाँ पे रेड कलर का लाइट आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो जहां पे ब्लू लाइट आ रहा है इस अलजी के ऊपर वहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जहां पे रेड लाइट आ रहा है वहां पे भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन को लेने के लिए ये जो बैक्टीरिया है ऐसे स्प्रेड आउट हो गए। तो यहाँ पे इंगलमैन ने हमें ये बताया कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, इंगलमैन ने हमें बताया कि फोटोसिंथेसिस रेड और ब्लू लाइट में बहुत अच्छे तरीके से प्लांट परफॉर्म कर पाता है, राइट। इंगलमैन गेव द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, ये बात हो गई। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। फाइन। सो उसके बाद कौन आया, कॉर्नेलियस वैन नील। कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या किया, कॉर्नेलियस वैन नील ये तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे कि भाई वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं वो देख रहे थे। यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया, प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट एंड आल्सो टोल्ड ग्लूकोज इज फॉर्म इन अ स्पेशल बॉडी। ये जूलियस वॉन सैक ने कहा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। कॉर्नेलियस वैन नील बेसिकली ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर। इन्होंने हमें ये प्रूव करके दिया कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो CO2 से आ रहा है कि वाटर से आ रहा है। तो इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन से बाहर आता है। ऑक्सीजन जो आ रहा है बाहर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो वाटर से आया हुआ ऑक्सीजन है, ये उन्होंने बताया हमें यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सही है। ओके, अब अपन बात करते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। वॉल मोहल ने कहा कि भाई CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे वॉल मोहल ने कहा CO2 का माहौल है। ओके, प्रिस्टले ने प्योर एयर के बारे में बात की, तो हम कहेंगे कि प्रिस्टले ने कहा वाह, P फॉर प्रिस्टली, P फॉर प्योर एयर। ओके, इंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, हम कहेंगे इंगलमैन ने इंग्लिश में एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, तो भूलोगे नहीं कभी। इंजन हाउस ने कहा कि जो बबल रिलीज हो रहे थे प्लांट के थ्रू, हाइड्रेला प्लांट के थ्रू, वो ऑक्सीजन से बने हुए बबल थे। सो हम ऐसे रखेंगे कि इंजन का हाउस जो है उस हाउस में ढेर सारा ऑक्सीजन के बबल्स भाई भरे पड़े हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सही है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, अपना चैप्टर आगे लेके जाते हैं। भाई तू छोटा हो जा भाई, इसको छोटा कर देते हैं, अब आ जा। हाँ फाइन, सही है। तो यही चीज इस पे ऊपर दी गई है। कॉर्नेलियस वैन लीन के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। कॉर्नेलियस वैन लीन स्टडीड द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। He proved that the photosynthesis is a light dependent process and he inferred that the oxygen evolved by the green plant comes from the water, not from the carbon dioxide. Okay. Now, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, हमने ये तो देख लिया कि भाई प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कहाँ पे होते हैं फोटोसिंथेसिस, मेनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ही होते हैं, जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो नहीं कर पाते हैं। ओके, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस लीफ में जो मेसोफिल सेल्स है वो करते हैं। मेसोफिल इन द लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसकी वजह से मेसोफिल सेल्स में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ना, अब ये जो सेल है बेटा, ये जो सेल है, राइट, तो ये क्लोरोप्लास्ट ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं। जब लाइट आता है तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ऐसे अलोंग द वॉल्स, सेल वॉल के अलोंग वो अलाइन हो जाते हैं, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को ट्रैप किया जा सके। टू गेट द ऑप्टिमल लाइट, क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ अ मेसोफिल सेल। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रेना की और क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेल चैप्टर में। ये रहता है सेल के अंदर ऐसे रहता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि डबल मेम्ब्रेन माउथ स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इस तरीके से थैलाकोइड्स होते हैं, सही है। ओके, अब इसी थैलाकोइड के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं। सो ग्रेना एक दूसरे के ऊपर आपने थैलाकोइड रख दिया तो आपका ग्रेना बन गया। अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं ये भी आपको दिखा सकता हूँ, तुरंत देख लेते हैं ताकि जिसको नहीं समझा उसको भी समझ जाए, राइट। चलो देख लेते हैं एक बार ग्रेना क्या होता है, कैसे होता है, राइट। हाँ, तो ये देखो भाई, सही है। तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना है, डबल मेम्ब्रेन माउथ स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखते हैं आगे। तो ये इसके अंदर थैलाकोइड्स होता है। ये देखो थैलाकोइड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। एक थैलाकोइड के ऊपर अपने दूसरा थैलाकोइड रख दे, इस तरह के थैलाकोइड रखते हुए आप चले गए, जो बना स्ट्रक्चर उसे कहते हैं ग्रैनम। ग्रैनम का प्लूरल फॉर्म है ग्रैना, राइट। अब ये जो ग्रैना है, ये ग्रैना ऐसे सेपरेट नहीं रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली। ओके, लैमिली मतलब मेम्ब्रेन। और ये जो ये जो ग्रैनम है इसके पास भी तो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं ग्रैनल लैमिली। सो स्ट्रोमा लैमिली, ग्रैनल लैमिली। ओके भाई साहब, अब अगर हम क्या करेंगे, एक थैलाकोइड को बाहर निकालते, इसको कट करके देखते कि इसके अंदर क्या है। इसको कट करके मैंने देखा तो मुझे पता चला इसके अंदर तो ढेर सारे पिगमेंट्स हैं। उन पिगमेंट्स के नाम क्या क्या है हम इसके बारे में अब देखेंगे, सही है।
चलो भाई साहब, तो आपने देख लिया कि ग्राना आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेनस थैलाकोइड्स कॉल्ड एज ग्रानुलर लैमेली। पिगमेंट जो होते हैं थैलाकोइड्स में वो ऑर्गेनाइज होते हैं एक पर्टिकुलर वे में कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, केराटिन, 4 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। नाउ द सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। अभी जो हमने देखा था थैलाकोइड, उसकी जो मेम्ब्रेन थी वहां पे पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं कुछ इस तरीके से, राइट फाइन। और इसके बीच में होता है एक रिएक्शन सेंटर कॉल्ड एज क्लोरोफिल। सो इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विथ chlorophyll, that is reaction center, this is called as a photosystem, this is called as a photosystem। हमारे पास दो टाइप की फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 एंड 2। फोटो सिस्टम 1 मतलब क्या? जिसके पास क्लोरोफिल ए 700 है। क्लोरोफिल ए 700 मतलब क्या? इसका जो क्लोरोफिल ए दैट इज रिएक्शन सेंटर है वो मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? 700 को। वैसे ही दूसरा फोटो सिस्टम है अपने पास जिसके पास जो रिएक्शन सेंटर है वो है क्लोरोफिल ए 680। तो दो फोटो सिस्टम हो गए, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 महंगा है, 700 रुपए लगेंगे, क्लोरोफिल ए 700, फोटो सिस्टम 2 क्लोरोफिल ए 680, इस तरीके से। सही है, अब बढ़ते हैं आगे। फाइन, अब एनसीईआरटी देखो क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि भाई क्लोरोप्लास्ट में जो काम हो रहा है वो डिवाइडेड है कि कौन क्या कार्य करेगा। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है दैट इज ग्राना स्ट्रोमा लैमेली, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होते हैं, और ये जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन में शुगर बनता है, लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडीपीएच बनता है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोटोपिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन अ फोटो सिस्टम? अभी हमने देखा कि भाई ये जो थैलाकोइड है उसके मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट्स लगे हुए होते हैं, 4 टाइप के पिगमेंट। अभी हमने बात की क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कौन सा है? मतलब कौन से रेडिएशन में प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? 400 to 700 नैनोमीटर का मैक्सिमम एब्जॉर्ब चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए। चार टाइप के पिगमेंट है, लेकिन चीफ पिगमेंट कौन सा है फोटोसिंथेसिस के लिए? इट इज क्लोरोफिल ए। जितने भी ऑर्गेनिज्म से प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं सब में आपको क्लोरोफिल ए दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही मैंने। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन से लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाता है? ब्लू और रेड लाइट को। ओके, ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है तो वहां पे हमें फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे होते हैं कुछ एसेसरी पिगमेंट, जैसे कि ये एसेसरी पिगमेंट है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड केराटिन। एसेसरी मतलब क्या? रिएक्शन सेंटर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, बाकी के तीनों पिगमेंट क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को देते हैं। एसेसरी पिगमेंट एनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। अभी के अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, एसेसरी पिगमेंट के बारे में मैं आपको विजुअलाइज करके दूंगा। Absorption spectrum of chlorophyll A and action spectrum of photosynthesis does not overlap completely। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पे देखा कि क्लोरोफिल ए जो है भाई फोटोसिंथेसिस किस तरीके से कर पा रहा है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ, तो हमें ये पता चला कि अलग अलग वेवलेंथ में क्लोरोफिल ए ने इस तरीके से फोटोसिंथेसिस किया। सो दिस इज द किस तरीके से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और ये है एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल ए ने ब्लू में एब्जॉर्ब किया, रेड में एब्जॉर्ब किया। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करते, ये एनसीईआरटी का कहना है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर अपन आते हैं कि व्हाट इज साइक्लिक एंड व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलो उसके ऊपर अपन बात करते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन अभी अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी कहानी यहाँ तक पहुंची थी। थैलाकोइड है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स है। ये जो पिगमेंट है ये रैंडमली अटैच नहीं होते बल्कि एक फोटो सिस्टम के अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं। फोटो सिस्टम 2 मतलब क्या? जिसके पास रिएक्शन सेंटर 680 है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आजू बाजू में प्रेजेंट है। ये बात हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो आर यू रेडी? पूछा जा रहा है। सो दिस इज अ थैलाकोइड। थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फोटो सिस्टम लगे पड़े हैं। ये फोटो सिस्टम 2, ये है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 मतलब क्या? जिसके पास रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए 700 है। फोटो सिस्टम 2 मतलब क्या? जिसके पास रिएक्शन सेंटर 680 है। तो यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये देखो ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, केराटिन ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं इस तरीके से और यहाँ पे दे देते हैं किसको? रिएक्शन सेंटर के पास। ओके, रिएक्शन सेंटर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और अब दे देता है इलेक्ट्रॉन, ये दे देता है सबसे पहले यहाँ पे फियोफाइटिन को। ओके, इसका नाम नहीं दिया है एनसीईआरटी ने, नाम दिया है सिर्फ
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हालांकि उसका नाम फ्यूओफाइटिन है। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पे ये चला जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स लगे पड़े हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखते हैं कि क्यों ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। ये है प्लास्टोकिनोन। प्लास्टोकिनोन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कर रहा है। देखो, ओके, जब इलेक्ट्रॉन डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब हाई एनर्जी टू लो एनर्जी फ्लो होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी का यूज करके हाइड्रोजन को क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से थैलाकॉइड के ल्यूमेन में पंप किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या कर रही है, हाइड्रोजन को अंदर पंप करती हुई जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के पास। ओके, अब फोटो सिस्टम 1 अपना क्लोरोफिल A6, क्लोरोफिल A700 इसके बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करती है। ओके, इसके पास फिर से इलेक्ट्रॉन अब चला जाएगा इसके फेरेडोक्सिन के पास। ओके, एक आयन सल्फर प्रोटीन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है NADP रिडक्टेज को। NADP रिडक्टेज क्या करेगा, NADP रिडक्टेज NADP से NADPH बना देगा। ये हुई बात, मतलब ये सब प्लांट ने क्यों किया, NADPH बनाने के लिए किया। और क्या बनाने के लिए किया, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ढेर सारे यहाँ पे हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होते जाते हैं और हाइड्रोजन मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द ATP सिंथेज। ओके, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि वाटर को टॉप से डाउन फ्लो किया करवाया जाता है टरबाइन मशीन में, फिर टरबाइन मशीन घूमती है, ATP बनता है, एनर्जी बनती है, वैसे यहाँ पे होगा। देखो हाइड्रोजन मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इस तरीके से, और यहाँ पे अब ATP बन जाता है। देखो ATP बन गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गया वो तो फाइनली NADP के पास गया, वापस तो आया नहीं। तो हमने कहा दिस इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता जहां से स्टार्ट किया तो हम कहते हैं दिस इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बट दिस इज अ नॉन साइक्लिक वन। नॉन साइक्लिक में क्या क्या प्रोडक्ट बना, NADPH बना, ATP बना। NADPH कहाँ पे बना, ल्यूमेन के अंदर बना, क्या नहीं बना, बाहर बना। ओके भाई साहब, और क्या क्या होता है यहाँ पे आपने एक बात तो नोटिस कर ली कि यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया भाई, इसने, इसका इलेक्ट्रॉन कौन वापस करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन तो वापस आया नहीं। तो यहाँ पे होता है वाटर, जो प्लांट को वाटर चाहिए, वाटर चाहिए, क्यों वाटर चाहिए भाई, यहाँ पे वाटर चाहिए। यहाँ पे मैग्नीज कैल्शियम और क्लोराइड के प्रेजेंस में वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, राइट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है क्लोरोफिल A के पास, और इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ गया बेचारे का। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP NADPH बनते हैं, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है, दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। सही है, ओके भाई साहब। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ये सब बातें तो होगी, अब बात करते हैं व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अभी जो हमने कहा देखा था नॉन साइक्लिक, जिसमें फोटोसिंथेसिस 1 2 दोनों इन्वॉल्व है, वो होती है यहाँ पे ग्रैनल लैमेली के ऊपर। लेकिन ये जो स्ट्रोमा लैमेली होती है, स्ट्रोमा लैमेली के पास सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही होता है। अब भाई वो क्या करेगा, देखो हम बात कर रहे हैं इसकी, हाँ इसकी, अभी हमने इसके पहले इसके बारे में बात की, अभी बात करें स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर क्या होता है। स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 है, तो अपन फोटोसिस्टम 2 को निकाल देंगे। ओके, ध्यान से देखना, स्ट्रोमा लैमेली के पास NADP रिडक्टेज भी नहीं होता, उसको भी अपन ने निकाल दिया। मैं कई सारे MCQ एक ही वर्ड में बताते हुए जा रहा हूँ। फोटोसिस्टम 1 ने लाइट ऑब्जर्व किया और दे दिया रिएक्शन सेंटर के पास। कौन सा रिएक्शन सेंटर है ये, फोटोसिस्टम 1 के पास क्लोरोफिल A700। इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, पहुंच गया फेरेडोक्सिन के पास। यहाँ पे NADP रिडक्टेज है ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के आ जाता है, राइट। इलेक्ट्रॉन घूम के देखो आ गया फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डाउनहिल ट्रांसपोर्ट करेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, वो यूज की जाएगी हाइड्रोजन को, प्रोटॉन्स को अंदर के साइड में पंप करने के लिए। इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, साइकिल कंप्लीट होगी, इसे कहते हैं साइक्लिक फ्लो। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होते हुए जा रहा है, हाइड्रोजन मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू ATP सिंथेज, और यहाँ पे ADP से ATP बन जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या बना भाई, ATP बना, NADPH बना, बिल्कुल नहीं बना। क्या यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन तो इसको तो इसका वापस आ गया ना, अगर नहीं मिल रहा था नॉन साइक्लिक में इसलिए वाटर स्प्लिटिंग हो रही थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में सिर्फ ATP बनते, NADPH नहीं बनता, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन नहीं होती। और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये स्ट्रोमल लैमेली में आपको दिखाई देता है। सही है बेटा, ओके। ये C3 सीरीज का लेक्चर था भाई, आपको डिटेल में देखना है तो वो भी देख सकते हो, क्योंकि अगर पर्टिकुलर कंसेप्ट को, एक ही कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो देख सकते हो। सही है, ओके भाई। तू चल क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट भाई साहब। हाँ चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं।
तो यहां तक का हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या क्या होता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। अभी आप डायग्राम को याद कर पा रहे होंगे तो आपने देखा था कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 था, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ऐसे ऐसे नीचे आया था, ओके, और फिर यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 लगी हुई थी और फिर से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया था, तो ये क्या बना, जेड बना ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज जेड। जेड एक्चुअली में मतलब जब उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो आपको दिखता है कि दिस इज अ जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सही है। तो आपने देख लिया साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्या होता है, पता चल गया आपको। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन क्या होती है, फोटो सिस्टम 2, याद रखना, द स्प्लिटिंग इज ऑक्सीजन, फोटो सिस्टम 2 ऑक्सीजन रिलीज होता है, राइट। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ अ मेम्ब्रेन, ये सभी चीजें हमने देखी, मैग्नीज कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ये सभी बात हमने कर ली है ना। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बन पाया यहाँ पे कि हायर प्रोटॉन ग्रेडियंट टू लोअर प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन मूव कर पाए, एटीपी बना पाए, तो ये सब बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे इनसाइट ने कहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जब वाटर को स्प्लिट होता है तो हाइड्रोजन ल्यूमेन के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, उसके बाद जो प्लास्टोक्विनोन था वो भी हाइड्रोजन को अंदर पंप कर रहा था, और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम बाहर के साइड में था जो बाहर से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा था। इसका मतलब ल्यूमेन के अंदर ढेर सारे हाइड्रोजन बने, बाहर कम हाइड्रोजन आपको दिखाई दिए, तो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, तो यही और उस ग्रेडियंट की वजह से ही एटीपी बन पाया। दिस इज कॉल्ड एज अ कीमो ऑस्मोसिस, राइट। कीमो ऑस्मोसिस मतलब क्या, थ्रू द मेम्ब्रेन फ्लो होना केमिकल्स का, मतलब हाइड्रोजन का, दिस इज कॉल्ड कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ओके भाई साहब, तो बेसिकली आपने लाइट रिएक्शन के थ्रू, मतलब नॉन साइक्लिक साइक्लिक रिएक्शन के थ्रू आपने यहाँ पे एटीपी एनएडीपी बना दिया, और साइक्लिक के थ्रू आपने सिर्फ एटीपी बनाए। बेसिकली आपने एटीपी एनएडीपी बनाया, आपने क्यों बनाया, क्योंकि आप यहाँ पे ग्लूकोज बनाना चाहते हो, तो ग्लूकोज कैसे बनेगा। अब तक जो हमने बात की वो की कि ये जो क्लोरोप्लास्ट था, ये जो क्लोरोप्लास्ट था, उस क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन हुई। अब बात करते हैं कि ये जो स्ट्रोमा है, बीच वाली जगह है, वहां पे किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाया जाता है थ्रू द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, मतलब विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एडीपी, इसके बारे में बात करते। अच्छा, तो केल्विन साइकिल में ग्लूकोज अपने को बनाना है तो कैसे बनता है एग्जैक्टली, ग्लूकोज इज नॉट द प्रोडक्ट। देखते हैं कि क्या बनाना चाहता है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल ऑकर होती है इन द स्ट्रोमा ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। इसके 3 स्टेप्स है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और इसके पास होता है आरयूबीपी, रिबुलस बाइफॉस्फेट। आरयूबीपी जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है और एक 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है। लेकिन दोनों को कौन मिलाएगा, रिब्यूस को नाम का एंजाइम, रिब्यूलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम इसका कार्बोक्सिलेशन करता है रिबुलस बाइफॉस्फेट का, और बन जाता है 6 कार्बन कंपाउंड जो कि अनस्टेबल होता है और जो इमीडिएटली एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट में टूट जाता है, पागल में टूट जाता है, 3PgL, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। 3PGA, पागल है वो, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बन जाता है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट कितने बनेंगे, 2 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे बनेंगे। ओके भाई साहब, 3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 3 कार्बन के 2 बन गए। ओके, अब क्या होता है, अब हम इसके ऊपर एटीपी लगाते हैं, ओके, मतलब उसका फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं अपन, एटीपी लगा रहे हैं, उसमें फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, और एनएडीपीएच भी लगाते हैं, मतलब एनएडीपीएच का एच लगाएंगे। किसी भी चीज में जब आप एच लगाते हो मतलब आप उसका रिडक्शन कर रहे हो, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड है रिडक्शन रिएक्शन। जब आप ये करते हो तो आपके पास बन जाता है ट्रायोज फॉस्फेट, आपके पास क्या बन जाता है, ट्रायोज फॉस्फेट, ओके। और ये ट्रायोज फॉस्फेट से ही आप आगे चल के ग्लूकोज बना सकते हो। मतलब ग्लूकोज डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है केल्विन साइकिल का, लेकिन ट्रायोज फॉस्फेट के थ्रू, रेस्पिरेशन चैप्टर में देखेंगे, ट्रायोज फॉस्फेट के थ्रू आप ग्लूकोज बना सकते हो। रेस्पिरेशन चैप्टर में बात करूंगा कि किस तरीके से बनेगा फाइनली, ओके। नाउ अब यहाँ पे ही एक और स्टेप कैरी आउट होती है जिसे कहते हैं रीजनरेशन। मतलब फिर से आपको आरयूबीपी बनाना तो पड़ेगा, नहीं तो एक ही CO2 फिक्स करके चले जाओगे क्या, नहीं भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रीजनरेशन रिएक्शन ऑकर होगी। अब कोई भी चीज को बनाने के लिए भाई पैसा तो लगते हैं, तो यहाँ पे एटीपी लगेगा, राइट। सो एटीपी लगेगा, रीजनरेशन होगा आरयूबीपी का। अब इसके ज्यादा डिटेल में मत जाओ, हालांकि मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा कि किस तरीके से ट्रायोस फास्फेट आगे चल के काम करता है, किस तरीके से रीजनरेट होता है, ये सब चीजें। लेकिन आप इतना याद रखो, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब 3 स्टेप में होती है केल्विन साइकिल। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है आरयूबीपी, ओके। फर्स्ट कंपाउंड जो बन रहा है यहाँ पे वो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो है ट्रायोस फॉस्फेट। अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा आपके ऑप्शन में,
क्योंकि इसका प्रोडक्ट है ट्रायोस फॉस्फेट। ओके, कितने एटीपी लगते हैं? यहाँ पे 2 एटीपी लगे, यहाँ पे 1 एटीपी लगा, मतलब टोटल 3 एटीपी लगते हैं इस रिएक्शन में। कितने एनएडीपीएच लगते हैं? 2 एनएडीपीएच लगते हैं, क्योंकि ये 2 बन गए थे ना, तो 2 एनएडीपीएच लगेंगे। तो ये चीज है, और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट आपको बन जाता है। Note, hexose sugar are not the product of a Calvin cycle. Product is the triose phosphate, glyceraldehyde phosphate. Okay, fine, clear? ओके, तो यही बात हुई है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात की है, एनसीईआरटी ने कहा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो न्यूक्लियर मतलब कई सारे ये थे ना, रेडियो न्यूक्लियर, क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव, सॉरी रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस थे, दूसरों को मारने के लिए उसका यूज किया जा रहा था वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन तभी कैल्विन जैसे लोग आए, कैल्विन साहब जैसे, जिन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उनका यूज किया ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कराने के लिए। मस्त बात की एनसीईआरटी ने कि कैल्विन यूज द C14 आइसोटोप, अल्जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज किया, और हमें कैल्विन साइकिल उन्होंने दे दी कि भाई ये होता है, इस तरीके से यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। कैल्विन पाथवे ऑकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, इट डज नॉट मैटर वेदर द प्लांट इज C3 प्लांट और C3C4 प्लांट। अब ये जो रिएक्शन है ना बेटा, यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट बना वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी हम कहते हैं। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो C4 पाथवे दिखाते हैं। C4 पाथवे मतलब कि हैच स्लैग पाथवे। देखते हैं C4 पाथवे है क्या। एक्चुअली क्या होता है, इट इज सीन इन अ प्लांट दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। C4 प्लांट्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, हाई लाइट को टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि उनके लीफ के ऊपर क्यूटिकल लगा हुआ होता है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं शो करता, और इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। अब ऐसा इन्होंने कैसे क्या अचीव कर लिया C4 प्लांट्स ने? C4 प्लांट्स के पास 2 टाइप के सेल होते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, देखो, बेसिकली एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को क्या करता है, रिबुलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंजाइम, उसने भाई कार्बोक्सिलेशन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या करता है, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन को फिक्स करके देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज ही नहीं करता। ओके, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है रूबिस्को का। उसको अगर ऑक्सीजन ज्यादा दिख गया क्वांटिटी में, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है CO2 छोड़ के, जिसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं हम। ओके, तो ये हो गया रूबिस्को का ड्रॉबैक। उसी ड्रॉबैक को कवर करने के लिए C4 प्लांट्स ने क्या किया, थोड़े बदलाव कर लिए अपने एनाटॉमी में। क्या किया उन्होंने क्या किया कि अपना भाई ये जो मेसोफिल सेल्स है, ये ऐसे मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स के ऊपर उन्होंने बंडल शीथ सेल्स लगा दिए अपने लीफ में। ओके, बंडल शीथ सेल्स लगा दिए। अब बंडल शीथ सेल में क्या होता है, देखो बंडल शीथ सेल में क्या होता है और मेसोफिल सेल में क्या होता है, ये हम बात करते हैं, फिर इसके ऊपर फिर से आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, इन्होंने क्या किया कि ये जो CO2 है, CO2 को फिक्स करने के लिए यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को बुला लिया। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ये एक प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर काम करता है। वहां पे RUBP आ रहा था, और यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम आता है, PEPC, और वो क्या करता है, यहाँ पे CO2 को पकड़ लेता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो है मैलिक एसिड। ये बना बंडल शीथ सेल में, और फिर इस बंडल शीथ सेल में से क्या करते हैं, ये इस मैलिक एसिड को अंदर के साइड में जो मेसोफिल सेल प्रेजेंट है वहां पे मैलिक एसिड को भेज दिया, दैट इज C4 एसिड। मैलिक एसिड का डीकार्बोनेशन होता है, CO2 रिलीज होता है। CO2 रिलीज होने के बाद उसी CO2 को यहाँ पे ये जो मेसोफिल सेल है वहां पे जो RUBP है उसको कैप्चर कर लेता है, और यहाँ पे कैल्विन साइकिल हो जाती है। आप कहोगे कि इतनी झंझट क्यों की? एक्चुअली क्या हो रहा था बेटा, ऊपर के साइड में अगर आप यहाँ पे रूबिस को लगा देते तो रूबिस को क्या करता है ना, ऊपर के साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। हम चाहते हैं कि भाई उसको ऑक्सीजन मिले ही ना, उसको सिर्फ CO2 मिले। तो हमने क्या किया, CO2 को पकड़ने के लिए दूसरा एंजाइम लगा दिया यहाँ पे, PEP कार्बोक्सिलेज। इसे कहते हैं C4 साइकिल। तो देखो, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। The enzyme is phosphoenol pyruvate carboxylase. Rubisco enzyme, mesophyll lacks Rubisco enzyme। यहाँ पे Rubisco enzyme नहीं है mesophyll, सॉरी ये जो सेल है mesophyll सेल में यहाँ पे नहीं है Rubisco enzyme। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बंडल शीथ सेल में क्या होता है, जो मैलिक एसिड है C4 एसिड broken down to reach the CO2 and 3 carbon molecule is released when which enters the Calvin pathway। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने C4 पाथवे का यूज करके फोटो रेस्पिरेशन का अवॉइड कर दिया। Calvin pathway occurs in all mesophyll cells of a C3 plant, but in C4 plant it does not take place in a mesophyll cell, but it does so in the bundle sheath cell। आपको पता चल गया कि ये जो कैल्विन साइकिल है ये C4 मतलब बंडल शीथ सेल में, रुको, ये जो
कैल्विन साइकिल है ये बंडलशील सेल में होती है, मेसोफिल सेल में नहीं होती, जबकि C3 प्लांट्स में वो मेसोफिल सेल में होती है क्योंकि उनके पास बंडलशील सेल नहीं है ना, इसलिए। राइट, और इसी एनाटॉमी को हम क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे। So bundle sheath cell forms the several layers around the vascular bundle in C4 plant. Mesophyll cells are clustered around the bundle sheath cells in a ring-like fashion. Bundle sheath cell के क्या फीचर्स है? नीट 2022 का MCQ। बंडल शीथ सेल में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हम कहते हैं इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट को डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। थिक वॉल्स होती है बंडल शीथ सेल के अंदर, बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ पाता है। थिक वॉल्स इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती ताकि बंडल शीथ सेल से मॉलिक्यूल्स को मेसोफिल सेल में ट्रांसफर किया जाए, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। C4 पाथवे सीन इन मेज शुगर केन, सो दीज आर द C4 प्लांट मेज शुगर केन। सही है, ओके भाई साहब। अब बढ़ते हैं आगे। फाइन। नाउ रूबिस्को इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। एनसीईआरटी ने बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में बताया। एक्टिव साइट ऑफ रूबिस्को कैन बाइंड विद द CO2 एंड O2। यही तो प्रॉब्लम है। रूबिस्को रूबिलोज कार्बोक्सिल ऑक्सीजनेज ये क्या करता है, CO2 और ऑक्सीजन दोनों को बाइंड कर जाता है। रूबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन CO2 is to O2 इज नियरली इक्वल। अगर वो CO2 O2 दोनों इक्वल अमाउंट में है तो वो CO2 को बाइंड कर जाता है, लेकिन ऑक्सीजन अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो ऑक्सीजन को बाइंड कर जाएगा। इट इज द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 दैट डिटरमाइंस व्हिच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, अब देखो कभी कभी ये क्या करता है, रूबिस को बहुत खतरनाक है। C3 प्लस में हमें ये चीज दिखाई देता है। यहाँ पे रूबिस को बाइंड्स टू द ऑक्सीजन। भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने से पहले ये ऑक्सीजन को फिक्स कर देता है। जो प्रोडक्ट बनता है RUBP के साथ वो बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट, 3 कार्बन प्रोडक्ट, वो फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये कब बनेगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा है CO2 से, तब रूबिस को ऑक्सीजन को फिक्स करता है, बना देता है फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, अब फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बहुत डिटेल में मत पढ़ना बेटा, जितना दिया है इसमें से MCQ आएगा। 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसम, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे बिकॉज आपने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं किया, मतलब आपको कार्बन मिला ही नहीं, तो ग्लूकोज कैसे बनाओगे? कोई ग्लूकोज नहीं बनता है, ना ही ATP बनता है, ना ही NADPH बनता है, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। फोटो रेस्पिरेशन इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। C4 प्लांट्स आर एबल टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन दस हैव अ हाई यील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? भाई लाइट, CO2 है ना, टेम्परेचर, वाटर, ये सभी फैक्टर जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब एक ब्लैकमन साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई ये मान लो कि ये अगर 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो 10 यूनिट का फोटोसिंथेसिस होगा। सभी फैक्टर 10-10 है। मान लो यहाँ पे ये आप 8 ही कर देते हो, ये कम कर दिया आपने, तो फोटोसिंथेसिस कितना होगा? 8 होगा। ओके, क्योंकि बाकी के तो है लेकिन ये कम है ना बेटा, तो ये तो फोटोसिंथेसिस में इसके 2 पार्टनर काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 लेस है, बाकी यूनिट 2 यूनिट लेस है बाकी फैक्टर से। तो यहाँ पे ब्लैकमन साहब ने कहा कि जो फैक्टर सबसे कम क्वांटिटी में रहेगा वो डिटरमाइन करेगा कि कितना फोटोसिंथेसिस होगा। दिस इज कॉल्ड एज ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इफ अ केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, देन इट्स रेस विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर व्हिच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कि लाइट किस तरीके से अफेक्ट करता है। लाइट सैचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। इतना सारा सनलाइट है लेकिन उसका 10% भी मिल गया तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेट पे काम करता है, सैचुरेट हो जाता है। एट हायर लाइट इंटेंसिटी, जितने आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे तो इंक्रीज होगा, लेकिन बाद में बाकी के फैक्टर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस लिमिटेड हो जाएगा। CO2 इट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक बात कही है, उनका क्या कहना है कि C4 प्लांट शो सैचुरेशन एट 360 यूनिट्स, व्हाइल C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द CO2 कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेशन इज बियॉन्ड 480। अब देखो इसके बारे में मैंने क्या कहा, एक मिनट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, C3 और C4 प्लांट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये है C3 प्लांट्स और यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं C4 प्लांट्स। ओके, अब क्या होता है कि C4 प्लांट्स का पास 360 यूनिट में बात करता हूँ बेटा, शांति से सुना, एक मिनट। अपन बिल्कुल शांति से बात करते। कौन कॉल कर रहा है भाई? एक मिनट। एक मिनट बेटा। तो ये है C4 प्लांट, ये है C3 प्लांट। यहाँ पे देखो मैं आराम से आपको समझाता हूँ। इसके पास मान लो C4 प्लांट, मान लो मतलब C4 प्लांट के पास एक बड़ा सा थिएटर है जिसमें 360 सीटें। C3 प्लांट के पास एक बड़ा सा थिएटर है जिसके पास 450 सीटें हैं।
ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बाहर C4 प्लांट के पास जो सिटी है, ओके, जिस 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 शहर में C4 प्लांट्स का थिएटर है उसमें 360 लोग रहते हैं। ओके, ध्यान से सुना। तो क्या होगा, 360 लोग आ गए पूरे पिक्चर देखने के लिए, C4 प्लांट का जो थिएटर है हाउसफुल हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। ओके, क्योंकि 360 सीट उसके पास है, उस शहर में भी 360 ही लोग हैं, पूरे के पूरे आगे देखने के लिए, हो गया हाउसफुल। ओके, C3 प्लांट्स का प्रॉब्लम है, उसके पास 450 सीट है लेकिन शहर में तो 360 ही लोग हैं। तो 360 लोग आने के बाद भी ये अपने फुल कैपेसिटी में काम नहीं करता है। ओके, तो यही बात एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी कहती है C4 प्लांट शोज सैचुरेशन एट 360 यूनिट्स व्हाइल C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द CO2 concentration increase रिस्पॉन्स टू द CO2 concentration saturation only beyond the 450 यूनिट। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ये बोल रही है कि C3 प्लांट जो है वो सैचुरेट नहीं हो रहा है, जब क्योंकि 360 ही लोग आ रहे हैं ना उस पे, वो और ज्यादा ले सकता है लेकिन एटमॉस्फेयर में तो 360 है। तो यही कह रहे हैं एनसीईआरटी, दस द करंट अवेलेबिलिटी CO2 इट इज द लिमिटिंग फॉर द C3 प्लांट। तो C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है CO2 का होना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 कम है जबकि वो कैपेसिटी ज्यादा है। इतना बात याद रखना, मतलब C3 प्लांट अपनी कैपेसिटी कम में काम कर रहा है, ये बात यहाँ पे हो रही। C4 प्लांट्स कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर। C4 प्लांट्स के अभी हमने देखे फीचर, उसके पास ठीक क्यूटिकल होता है। डार्क रेशन बीइंग एंजाइमेटिक एट टेम्परेचर कंट्रोल। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू अ टेम्परेचर क्लाइमेट। वाटर का इनडायरेक्ट इफेक्ट है बेटा, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वाटर कम हो गया तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो गया तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सही है, अब बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीजन इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, ये बात हो रही है। सो इस तरीके से बहुत बेहतर वे में हमने कंप्लीट किया। बेटा बार बार पढ़ो, इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाओ यार, मतलब बार बार जब पढ़ोगे ना तभी वो चीज दिमाग में फिक्स हो जाएगी। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बार बार रिवर्स करो, बार बार रिवर्स करो, बार बार रिवर्स करो, और आपको आपके लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकेगा। राइट, सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे, राइट इट इन कमेंट सेक्शन। जय हो बेटा, मिलेंगे कल, टेक केयर, बाय बाय बेटा।